गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करेंगे, फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य। फंडामेंटल ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटी जरा देखो बच्चों कि किस तरीके से फंडामेंटल ड्यूटी का पूरा आइडिया आया। और फंडामेंटल ड्यूटी के इस कॉन्सेप्ट पर विचार करने से पहले जरा हम ये भी देख लें कि एक तरफ है फंडामेंटल राइट, एक तरफ हमारे पास मूल अधिकार है। एक तरफ हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, और आपको हम याद दिला दें कि फंडामेंटल राइट का जो विचार है वो हमेशा नागरिकों को प्राथमिकता देता है। फंडामेंटल राइट ही कहता है कि सिटीजन्स, जो नागरिक हैं, वो प्राथमिक होंगे। और सरकार उसके नीचे होगी। जो गवर्नमेंट है ये द्वितीयक होगी। इसका मतलब आप ऐसे समझ लो कि व्हाट इज अ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट का मतलब है कि सरकार का कर्तव्य है, सरकार का कर्तव्य है कि वो नागरिक के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करे। यानी फंडामेंटल राइट्स का विचार क्या है कि व्हाट इज सरकार। सरकार मतलब गवर्नमेंट क्या है, दैट इज सर्वेंट। फंडामेंटल राइट इसलिए मिलता है कि आप देखो दोस्तों कि फंडामेंटल राइट का मतलब है कि ये तो आम नागरिक हैं जो फंडामेंटल राइट्स का निर्माण कर रहे हैं। अब आम नागरिक फंडामेंटल राइट्स का निर्माण कर रहे हैं तो सरकार और संविधान तो हमने बना रखा है। यानी ये मान लो कि सरकार संविधान नागरिकों को समझौता है तो हमेशा नागरिक प्रथम होंगे, सिटीजन्स आर मोर इम्पोर्टेंट। यह स्पिरिट है फंडामेंटल राइट की। एंड गवर्नमेंट इज मेयरली अ सर्वेंट, गवर्नमेंट इज मेयरली एजेंसी ऑफ सर्विस। ये क्या है, सेवा की संस्था है। गवर्नमेंट सेवा की संस्था है, इसलिए गवर्नमेंट का काम क्या है, हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना। क्योंकि हमने गवर्नमेंट को इसलिए बना रखा है फॉर प्रोटेक्टिंग आवर फंडामेंटल राइट। लेकिन जब हम फंडामेंटल ड्यूटी की बात करते हैं तो ये क्वेश्चन अलग हो जाता है। फंडामेंटल ड्यूटी में सरकार पहले आ जाती है, गवर्नमेंट कम फर्स्ट। फंडामेंटल ड्यूटी में गवर्नमेंट बिकम्स मोर इम्पोर्टेंट, गवर्नमेंट कम फर्स्ट, सरकार पहले आ जाती है और नागरिक उसके नीचे आ जाता है, सिटीजन्स। जो नागरिक है वो नीचे आ जाता है। यानी अब देखो किस तरीके से फंडामेंटल राइट्स क्या करता है, सरकार की शक्ति को सीमित करता है। आपने इतना फंडामेंटल राइट्स पढ़ा, आप याद रखो बच्चों, डीपीएसपी सरकार की शक्ति को सीमित नहीं करता। फंडामेंटल राइट क्या करता है, दैट इज लिमिटिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट। नागरिकों के अधिकारों के द्वारा क्या होता है, सरकार क्या होती है, सीमित होती है, सरकार नियंत्रित होती है। तो फंडामेंटल राइट सरकार पे लगाम लगा के रखती है, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी उल्टा है। और दोस्तों सरकार पर लगाम लगाए रखने की बात क्यों इंपॉर्टेंट है, सरकार पर लगाम इसलिए लगाए रखना है कि गवर्नमेंट इज एजेंसी ऑफ पावर। आप जानते हो सरकार का मतलब क्या है, डीएम सीएम और पीएम। सरकार का मतलब अगर डीएम सीएम और पीएम है तो ये लॉजिकल है कि सरकार के पास पावर बहुत ज़्यादा होती है। कि सरकार के पावर का मिसयूज न किया जाए, इसलिए सरकार को लोगों की सेवा करनी चाहिए। ये आइडिया फंडामेंटल राइट का। अपोजिट आइडिया फंडामेंटल ड्यूटी का। फंडामेंटल ड्यूटी में नागरिकों से अपेक्षा की जाती है कि दे मस्ट बी ए गुड सिटीजन, वे अच्छे नागरिक बने। नागरिकों से अपेक्षा की जाती है वो अच्छे नागरिक बने, दे मस्ट बी ए गुड सिटीजन। तो सवाल ये है दोस्तों
जिन नागरिकों ने संविधान का निर्माण किया, उनको सरकार बताएगी अच्छे नागरिक का निर्माण किया जाए। इसलिए आप देखोगे लोकतांत्रिक देशों में जहाँ पीपुल की ही सॉवरेंटी है, जहाँ जनता को सर्वोच्चता दी जाती है, वहाँ पे हम फंडामेंटल राइट की बात करते हैं। इसे अमेरिका में, यूरोपीय देशों में, अब जितने लिबरल देश हैं, लोकतांत्रिक देश हैं, अब देखो वहाँ पे क्या है, फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल ड्यूटी में उल्टा विचार आ जाता है, नागरिक का कर्तव्य सरकार के प्रति होगा। यहाँ क्या है, सरकार का कर्तव्य नागरिक के प्रति होगा। फंडामेंटल राइट्स क्या बनाता है कि दैट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट टुवर्ड्स सिटीजंस। यहाँ पे क्या है, नागरिकों के लिए ड्यूटी है जो सरकार की बात माने। तो कमाल की बात है कि सरकार कौन होती है, जो नागरिकों को ये बताएगी कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। सरकार कौन सी होती है, जो नागरिकों को ये बताएगी कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। और इंटरेस्टिंग पार्ट है, अगर सरकार नागरिकों को ये बताने लगे कि अच्छा बुरा क्या है, तो फिर स्वाभाविक रूप में तो नागरिक नीचे आ जाएंगे। और इसका मतलब है फंडामेंटल ड्यूटी से पावर किसकी बढ़ेगी, गवर्नमेंट की। फंडामेंटल राइट से पावर गवर्नमेंट बढ़ेगी, गवर्नमेंट की। अब ये बड़ा विवाद का विषय हो जाता है, तो फंडामेंटल राइट से तो हम गवर्नमेंट की पावर बढ़ा देंगे, फंडामेंटल राइट से हम गवर्नमेंट की पावर बढ़ा देंगे, और जब गवर्नमेंट की पावर बढ़ा देंगे तो व्यक्ति के अधिकार तो अपने आप फिर नीचे आ जाएंगे। जबकि आप देखोगे जो डीपीएसपी का विचार है, जो निदेशक तत्व की बात हम देखते हैं, वंस वी टॉक अबाउट द डीपीएसपी, निदेशक तत्व के विचार अगर आप देखोगे तो निदेशक तत्व में क्या होता है, फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। निदेशक तत्व में क्या होता है, डीपीएसपी में क्या होता है, तो व्यक्ति और राज्य एक दूसरे के पूरक होंगे। सिटीजन्स एंड स्टेट आर कॉम्प्लीमेंट्री विथ ईच अदर। जो निदेशक तत्व में होता है वो सिटीजन्स और स्टेट ये एक दूसरे के समानांतर होते हैं, एक दूसरे के साथ होते हैं। इसलिए आप देखोगे हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी की बात नहीं लिखी गई, और हकीकत की बात यह है कि लोकतांत्रिक देशों में फंडामेंटल ड्यूटी की बात लिखी ही नहीं जाती। इसे देखोगे अमेरिका के संविधान निर्माताओं ने फंडामेंटल ड्यूटी की बात नहीं कही। और यही सवाल एक बार प्रीलिम्स एग्जाम में आईएएस में आया था कि फंडामेंटल ड्यूटी से क्या होता है, सरकार की शक्ति बढ़ती है। फंडामेंटल ड्यूटी से क्या होता है कि सरकार की शक्ति बढ़ती है, नागरिक की शक्ति घटती है, क्योंकि नागरिक का कर्तव्य है। और हकीकत की बात यह है, इसका मतलब है अच्छे नागरिक होना। क्यों मूल संविधान में नहीं फंडामेंटल ड्यूटी लिखी गई, क्योंकि अच्छे नागरिक होना, बुरे नागरिक होना, ये हमें परिवार बताता है, स्कूल बताता है, कॉलेज बताता है, तमाम ऐसी इंस्टीट्यूशन है जिसमें हम कर्तव्य की बात पढ़ लेते हैं। और आप देखो दोस्तों, कर्तव्य की बात भयंकर क्यों है, क्योंकि जितने भी दुनिया में तानाशाही लोग हुए, जितने भी दुनिया में तानाशाही लोग हुए हैं, वो हमेशा यही बताने का प्रयास करते थे नागरिकों का कर्तव्य कैसा है। जर्मनी में जब हिटलर आया, इटली में मुसोलिनी आया, वो लोग यही कहा करते थे नागरिकों को ऐसा करना चाहिए। और आज भी आप देखोगे जितने समाजवादी किस्म के देश हैं, और नॉर्थ कोरिया में अभी भी किम इन जुंग कह देगा कि नागरिकों का ऐसा कर्तव्य है, कहीं अच्छे नागरिक बनो। कमाल की बात है यार, हर नागरिक विवेकशील है तो राज्य बताएगा अच्छे नागरिक बने। हमें परिवार ने बता दिया है कर्तव्य की शिक्षा कहाँ से मिलनी चाहिए, परिवार से, स्कूल से, कॉलेज से। कर्तव्य की शिक्षा तो परिवार, स्कूल, कॉलेज से मिलनी चाहिए। राज्य कौन होता है बताने वाला कि आपको कर्तव्य की शिक्षा मिलेगी। इसलिए इस बात पर स्वाभाविक रूप में विवाद हुआ, और विवाद होना स्वाभाविक है। इस बात पर विवाद हुआ, विवाद होना स्वाभाविक भी है। इसलिए आप देखोगे पहले हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं लिखी गई। अब फंडामेंटल ड्यूटी आई कहाँ से, ये बेचारा आपको हमेशा ये पीटी में पूछा गया सवाल भी है कि फंडामेंटल ड्यूटी, इसका मतलब देखोगे कि पीटी में कई बार कॉन्सेप्चुअल सवाल पूछे जाते हैं, जबकि हमारा हमारा ध्यान फंडामेंटल राइट का मतलब है कि सीधे आज आर्टिकल पे जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ बच्चों, देखो आर्टिकल को पढ़ना है लेकिन सेकेंडरी बैकग्राउंड में, पहले में ये देखना है विचार कहाँ से आया, कॉन्सेप्ट क्या है, पूरा आइडिया क्या है। इसलिए फंडामेंटल ड्यूटी क्या बताती है, नागरिक के ऊपर, फंडामेंटल ड्यूटी नागरिक के काम को सीमित कर देती है।
इट इज अ पुटिंग लिमिटेशन इम्पोजिशन, इट इज इम्पोजिंग द लिमिटेशन ऑफ द सिटीजन्स राइट। जरा सोच के आप देख लो। और क्यों हमें अलग से कर्तव्य बनाने की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि दोस्तों अगर हमारे पास अधिकार हैं, तो देखो नागरिक के पास अधिकार है आने जाने के, तो हम इतने विवेकशील हैं कि हम किसी के आने जाने के अधिकार को नहीं रोकेंगे। यानी हकीकत की बात है कि हर राइट्स के पीछे ड्यूटी होती है। अगर किसी का फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये राइट है, तो हमारी ड्यूटी भी है कि हम उसकी बात का सम्मान करें। तो हकीकत की बात है कि हर राइट एक ड्यूटी पैदा करता है। उसको लिखने की जरूरत क्या थी, हमें खुद ही पता था। अब आप कहोगे सर ये बताओ फंडामेंटल ड्यूटी आई कहाँ से? ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से तो नहीं आया। तो फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से आया? जरा अब ये देखें कि फंडामेंटल ड्यूटी का ओरिजिन आता कहाँ से है, मूल कर्तव्य कहाँ से आता है। या इस तरीके से और भी हम कंपैरिजन कर दें, मूल अधिकार और मूल कर्तव्य में और भी कंपैरिजन कर दें। मूल अधिकार फंडामेंटल राइट, मूल कर्तव्य, फिर उसके बाद हम देखें स्रोत क्या है, मूल कर्तव्य और ये फंडामेंटल ड्यूटी, फिक्स डिपॉजिट नहीं फंडामेंटल ड्यूटी, और देन डीपीएसपी। थोड़ा कंपैरिजन भी कर दे, बात और स्पष्ट हो जाएगी। निदेशक तत्व, डीपीएसपी। अब आप देखोगे फंडामेंटल राइट में क्या होता है, इस पे राज्य की शक्ति सीमित होती है। फंडामेंटल राइट से वी आर पुटिंग लिमिटेशन ओवर पावर ऑफ स्टेट, राज्य की शक्ति को सीमित किया जाता है। लिमिटेशन ओवर पावर ऑफ स्टेट, तो फंडामेंटल ड्यूटीज क्या होता है, राज्य की शक्ति सीमित होती है फंडामेंटल राइट से। अब राज्य की शक्ति सीमित होगी तो व्यक्ति आजादी बढ़ेगी। इसीलिए यहाँ फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या है, राज्य एक सेवक है, स्टेट इज ए सर्वेंट, और व्यक्ति मालिक है। स्टेट इज ए सर्वेंट। और फंडामेंटल राइट क्या करती है, नागरिकों की प्राथमिकता को बताती है। नागरिक अधिकार सर्वोच्च है, नागरिकों की प्राथमिकता, यानी नागरिक मास्टर है, दे आर मास्टर, सिटीजन्स आर मास्टर। वो मास्टर है, वो प्राथमिक है, ये बताता है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल ड्यूटीज का जस्ट अपोजिट है, ये राज्य की शक्ति को बढ़ाता है, ये राज्य की शक्ति में वृद्धि करता है। इट इज एनहांसिंग ओवर द पावर ऑफ स्टेट, इट इज इनहांसिंग, ये राज्य की शक्ति में वृद्धि करता है, इनहांसिंग द पावर ऑफ स्टेट। ये तो राज्य की शक्ति को बढ़ाता है, पहली बात। दूसरा, ये इनहांसिंग द पावर ऑफ स्टेट दूसरी बात है, इसका मतलब है व्यक्ति के अधिकार को सीमित करता है। इट इज लिमिटिंग द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल सिटीजन्स, यह नागरिकों के ये नागरिकों के अधिकार को सीमित करता है। इट इज लिमिटिंग द पावर ऑफ सिटीजन्स। इट इज पुटिंग लिमिटेशन ओवर पावर ऑफ सिटीजन्स। इसका मतलब है, इसलिए आप देखोगे कि मूल कर्तव्य क्या करता है, राज्य की प्राथमिकता बता देता है। मूल कर्तव्य राज्य की सर्वोच्चता बताता है। इट इज समहाउ इंडिकेटिंग अबाउट द सुप्रीमेसी ऑफ स्टेट। इसलिए आप देखोगे ये सुप्रीमेसी ऑफ स्टेट की बात करता है। इसलिए आप देखोगे कि
हमारे कर्तव्य, कर्तव्य के नाम पर लोग भड़क जाते हैं। कर्तव्य के नाम पर लोग क्या कहेंगे, अच्छा अच्छा यू आर प्रमोटिंग डिक्टेटरशिप। आप बताओ कि, और इसलिए देखो दोस्तों, हमारे जो पेरेंट्स होते हैं, टीचर होते हैं, वो हमेशा कर्तव्य की बात करते हैं, वो राइट की बात नहीं करते, हमेशा ड्यूटी ड्यूटी। जबकि निदेशक तत्व आप देखो क्या है, निदेशक तत्व क्या है, ये राज्य को आदेश देते हैं, ये राज्य के कर्तव्य को बताते हैं। इट इज अ ड्यूटी ऑफ स्टेट। निदेशक तत्व क्या है, राज्य के कर्तव्य को बताते हैं। यद्यप राज्य के ये कर्तव्य बाध्यकारी नहीं है। सवाल यह है कि मूल अधिकार में राज्य के जो कर्तव्य होते हैं वो बाध्यकारी है, इन राज्य को मूल अधिकार की रक्षा करनी ही पड़ेगी। डीपीएसपी के साथ ऐसा नहीं है, डीपीएसपी के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि दैट इज ए ड्यूटी ऑफ स्टेट। लेकिन ड्यूटी ऑफ स्टेट का मतलब है कब इसे लागू करे, ये तो राज्य की क्षमता पर निर्भर है। इसलिए डीपीएसपी के जितने भी आर्टिकल आप देखोगे इसमें लिखा गया है राज्य प्रयास करेगा, राज्य का प्रयत्न ऐसा होगा। प्रयास करेगा, प्रयत्न ऐसा होगा, इसका मतलब है कि हमने उसको डिफिनिट नहीं कहा है कि राज्य करेगा ही ऐसा, राज्य अपनी क्षमता के भीतर ऐसा करेगा। तो इसलिए राज्य की कर्तव्य है। और राज्य कर्तव्य क्या है, जैसे जैसे राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक होगी, फाइनेंशियल कैपेसिटी ठीक होगी, देन इकोनॉमिक पोजीशन ठीक होगी, तो राज्य इसे अपनी पॉलिसी में उपयोग करेगा। राज्य क्या करेगा, राज्य का कर्तव्य है जिसका, राज्य क्या करेगा, राज्य क्या करेगा, सामाजिक आर्थिक अधिकारों को लागू करेगा। तो डीपीएसपी क्या है, सामाजिक आर्थिक अधिकार है, सोशल इकोनॉमिक राइट्स है। डीपीएसपी ये क्या है, सोशल इकोनॉमिक राइट्स है। डीपीएसपी क्या है, सामाजिक आर्थिक अधिकार है, सोशल इकोनॉमिक राइट्स है। और यही बात नहीं है, डीपीएसपी न केवल सोशल इकोनॉमिक राइट्स है, बल्कि डीपीएसपी क्या है, एक तरीके का डायरेक्टिव्स है, एक तरीके का, एक तरीके का मॉरल बाउंडेशन स्टेट के ऊपर, लीगल बाउंडेशन नहीं है। तो डीबीएसपी का बाउंडेशन क्या है, इट इज अ मॉरल बाउंडेशन, ये राज्य पर नैतिक प्रतिबंध है। दैट इज अ मॉरल बाउंडेशन ओवर स्टेट। ये राज्य पर नैतिक प्रतिबंध है। इसलिए आप देखोगे डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटी का नेचर एक ही जैसा है, दोनों अवाद योग्य हैं। डीपीएसपी भी अवाद योग्य है, नॉन जस्टिसेबल है, फंडामेंटल ड्यूटी भी अवाद योग्य है। नेचर दोनों का ऐसा है, फंडामेंटल राइट्स वाद योग्य है, ये क्या है, ये भी नॉन जस्टिसेबल, नॉन इन्फोर्सेबल है। मूल कर्तव्य भी अवाद योग्य है, इसका मतलब है ये न्यायालय में नहीं लाया जा पाएगा, इसको लेकर कोई न्यायालय में नहीं जा सकता कि किसी व्यक्ति ने, कि किसी व्यक्ति से मूल कर्तव्य को क्रियान्वित कराया जाए, हम न्यायालय में चले जाएं कि अमुक व्यक्ति राष्ट्रध्वज का सम्मान नहीं कर रहा है, या अमुक व्यक्ति पर्यावरण की रक्षा नहीं कर रहा है, तो नॉन जस्टिसेबल है ये। ठीक वैसे जैसे निदेशक तत्व है, ये भी नॉन जस्टिसेबल है। दोनों नॉन इन्फोर्सेबल और नॉन जस्टिसेबल, तो दोनों का नेचर एक जैसा है, जो नैतिक है। इसे मूल कर्तव्य भी नैतिक है, डीपीएसपी भी नैतिक है, लेकिन फंडामेंटल राइट तो आप देखोगे कि आपको लागू करना ही पड़ेगा। फंडामेंटल राइट आपको लागू करना पड़ेगा, ये मॉरल या नैतिक नहीं है, ये मॉरल या नैतिक नहीं है। अब जरा देखो, इतनी बात बताने से के बाद अब फंडामेंटल राइट आता कैसे, या सॉरी फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य आया कहाँ से, कहाँ से विचार आया, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से विचार तो आया नहीं, क्योंकि अब हम देखें कि मूल कर्तव्य की ओरिजिन कहाँ से आती है, उत्पत्ति। ओरिजिन कहाँ से आती है, तो आप देखोगे कि 1976 में, और ये 1976 का अपने आप में बड़ा महत्व था, क्योंकि इस समय देश में आपातकाल चल रहा था। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा रखी थी, जिसको आगे हम देखेंगे भी। इस समय देश में आपातकाल चल रहा था, उस समय ये फंडामेंटल ड्यूटी कहाँ से आई, क्योंकि इंदिरा गांधी की सरकार के मंत्री थे स्वर्ण सिंह, स्वर्ण सिंह।
ये इंदिरा गांधी सरकार में एक मंत्री थे। स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में कमेटी बनी, स्वर्ण सिंह की अध्यक्षता में एक समिति बनी, और ये समिति बनी, उस समिति का काम क्या था, ये बताना कि आखिर में भारतीय संविधान में पिछले 25 साल में क्या क्या चेंज करने की आवश्यकता है। यानी जरा सोच के देखो, अब आप लोग सर ये बताओ, भारतीय संविधान में चेंज करना है तो आर्टिकल 368 है, संविधान संशोधन का तरीका है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तरीके हमारे पास आर्टिकल 368 में है, ऐसी कमेटी बनाने की जरूरत क्या पड़ गई। देखो दोस्तों, उसके पीछे तर्क ये दिया जाता है कि जब हम संविधान का संशोधन करते हैं तो टुकड़ों टुकड़ों में पार्ट लाएंगे, कि हम उसको एक एक पार्ट लाते हैं, इसलिए ऐसा है कि होलिस्टिक ओवरव्यू कर लिया जाए। क्योंकि अगर एक संशोधन लाएंगे तो एक आर्टिकल में लाएंगे, दूसरे में लाएंगे, तीसरे में लाएंगे, तो 25 साल हमारे 25 ईयर्स जब संविधान के प्रैक्टिस के हो गए तो लोगों ने कहा ऐसा है भाई, थोड़ा होलिस्टिक चेंज कर लो। देखो जैसे कि आयुर्वेद होता है, ट्रीटमेंट के कई तरीके हैं। आयुर्वेद पंचकर्मा की बात करता है, होलिस्टिक ट्रीटमेंट। एलोपैथिक क्या है, इंक्रीमेंटल ट्रीटमेंट। एलोपैथिक डॉक्टर के पास जाओगे तो अगर आप कहोगे सर दांत में दर्द है, दांत की दवा दे देगा। फिर आप कहोगे पेट में दर्द है, पेट की दवा दे देगा। उसके पास होलिस्टिक ट्रीटमेंट नहीं है। तो आर्टिकल 368 क्या है, इंक्रीमेंटल ट्रीटमेंट। तो संविधान निर्माताओं ने ये नहीं सोचा था कि होलिस्टिक ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो स्वर्ण सिंह कमेटी बनी, और ये हुआ कि जरा संविधान के सारे भागों को देखा जाए, क्या नया भाग जोड़ा जा सकता है, क्या हम ला सकते हैं, तभी तो बात बनेगी। इसी चक्कर में स्वर्ण सिंह कमेटी बनी, और स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया कि भारतीय संविधान में क्या चेंज होने चाहिए। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने यह भी कहा कि हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, संसदीय शासन ठीक है, संसदीय शासन को प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट या अध्यक्षीय शासन में बदलने की आवश्यकता नहीं है। यह स्वर्ण सिंह कमेटी ने कई रिकमेंडेशन दिया, और आप याद रखो, स्वर्ण सिंह कमेटी का रिकमेंडेशन अगर देखना हो तो हम 42nd अमेंडमेंट में देखेंगे आगे चल के। अच्छा, अगर मान लो किसी बच्चे को ये ना पता हो संसदीय शासन क्या है, तो अगला टॉपिक हमारा संसदीय शासन का होगा बच्चों, तो उसके लिए चिंता मत करो। लेकिन स्वर्ण सिंह कमेटी ने यह कहा कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हमारे लिए बेटर है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट अपनाने की आवश्यकता नहीं है। स्वर्ण सिंह कमेटी ने पूरे संविधान को ओवरहॉल करने का प्रयास किया, ओवरव्यू किया। इसी स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा कि थोड़ा सा डीपीएसपी में, निदेशक तत्व में, डीपीएसपी में एक और बात जोड़ दिया जाए, पॉपुलेशन कंट्रोल की। डीपीएसपी में थोड़ा सा पॉपुलेशन कंट्रोल की बात जोड़ दिया जाए। यद्यपि कभी जोड़ नहीं पाया, क्योंकि ये भी कहा गया कि पॉपुलेशन कंट्रोल एक राज्य का जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्योंकि याद रखो बच्चों, जिस तरीके से हमारे यहाँ बढ़ती जनसंख्या है, तो कई बार हम ये बात कहते हैं कि राज्य में गरीबी दूर नहीं कर पाया, बीमारी दूर नहीं कर पाया, उसका बहुत बड़ा कारण है ये पॉपुलेशन। अरे जब ये कहते हैं सिंगापुर इतना अमीर है, स्वीडन इतना अमीर है, स्विट्जरलैंड इतना अमीर है, तो उसकी पॉपुलेशन भी देखो। अब जरा सोच के देखो, मालदीव की पॉपुलेशन 4 से 5 लाख है, और हमारे यहाँ तो लोग 4 से 5 लाख लोग दिल्ली मेट्रो में चलते रहते हैं। तो भाई पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ेगी तो अवसर तो कम होंगे ही होंगे। इसलिए उन्होंने ये भी कहा था कि डीपीएसपी में एक पार्ट जोड़ लिया जाए कि पॉपुलेशन कंट्रोल को जोड़ा जाए। दूसरी बात उन्होंने कही थी, लगभग सारे अमेंडमेंट उन्होंने बहुत सारे सुझाव दिए थे, उससे में एक बात ये भी कह दी थी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटी जैसा एक नया भाग होना चाहिए। अच्छा दोस्तों, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ गई क्योंकि देखो, हमारे यहाँ लोग अधिकार को तो खूब याद रखते हैं कि हमें बोलने का अधिकार है, फेसबुक पर कुछ लिख देंगे, व्हाट्सएप कुछ लिख देंगे, लेकिन वो शायद कर्तव्य नहीं जानते। देखो दोस्तों, अच्छे नागरिक को अधिकार के साथ कर्तव्य पता होना चाहिए। हमारे यहाँ क्या है, कहीं भी कहीं, अब ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि देश आज़ाद हो गया तो देश की आज़ादी के लिए जो तरीके का प्रयोग किया गया था, यार वो अब मत करो। किसी कहीं बस जला देना, अब कई बार बच्चे आंदोलन करते हैं। अभी आप देखोगे हमारे यहाँ तो एक फैशन है, जब भी कोई आंदोलन किया, रेल जला दिया, बस जला दिया। अरे हमारे बच्चों, यही तो फंडामेंटल ड्यूटी बताने का तरीका है। और नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए, जिस देश में आप रह रहे हैं उसको ये मत कहिए कि देश की बर्बादी तक जंग रहेगी जारी। यानी फंडामेंटल ड्यूटी इसलिए बताने की जरूरत पड़ गई क्योंकि स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा कि भाई देखो, हमारे यहाँ देश में
बस सब लोग केवल अधिकार अधिकार की बात करते हैं, जबकि ये बात हम भूल जाते हैं यूरोपीय देशों में वहाँ नागरिकों में कर्तव्य की भावना बड़ी ज़्यादा होती है। बच्चों देखो अभी अभी जापान में क्या हुआ, जापान में एक एरोप्लेन जिस तरीके से एयरपोर्ट पे खड़ा था आग लगने के बाद, उसमें से 376 पैसेंजर्स को बचा लिया गया। ये जापानियों के अनुशासन के कारण ऐसा हुआ। और जापान एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जिसके संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी है। अब इसलिए ड्यूटी का रखना बड़ा, क्योंकि हमारे यहाँ लोग ड्यूटी रखते, राज्य के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है। ट्रेन का शीशा निकाल के चल देंगे, ट्रेन का शीशा निकाल देंगे दोस्तों, ट्रेन की सीट कवर निकाल लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए अगर जापान जैसे देश इतने पावरफुल है तो ये भी कारण है कि नागरिकों का चरित्र वहाँ बहुत ऊंचा है। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा कि भाई देखो, ये हमें बताने की आवश्यकता है कि फंडामेंटल ड्यूटी, क्योंकि जब भी लोग देखो हड़ताल कर देंगे, तोड़ फोड़ कर देंगे, हड़ताल तो करो ठीक है, आपका फंडामेंटल राइट है, ये सरकारी संपत्ति का नुकसान कर रहे हो। वो बस जो ट्रेन है वो करदाताओं के पैसे से खरीदी गई है, इसलिए उन्होंने कहा फंडामेंटल ड्यूटी होना चाहिए। और ये भी उन्होंने कहा कि भारत में कुछ और भी जैसे कि अधिकरण होने चाहिए, अधिकरणों के निर्माण का सुझाव दिया, ट्रिब्यूनल्स जो हम न्यायपालिका में आगे पढ़ेंगे। ये हर चीज हम पढ़ेंगे लेकिन अलग अलग जगहों पर। अधिकरण के निर्माण का सुझाव दिया और ये भी कहा कि भारत में निर्वाचन विवाद को हल करने के लिए एक अधिकरण होना चाहिए, निर्वाचन विवाद को हल करने के लिए एक अधिकरण होना चाहिए। और दे आर ऑल्सो सजेस्टेड फॉर सेटलिंग द इलेक्टोरल डिस्प्यूट। निर्वाचन विवाद को हल करने का एक अधिकरण होना चाहिए, ऐसा भी उन्होंने कह दिया, इलेक्टोरल डिस्प्यूट को हल करने का। और इन्होंने ये भी कहा कि संसद के संविधान के संशोधन की शक्ति सर्वोच्च होनी चाहिए। यानी इन्होंने कहीं ना कहीं ये भी, स्वर्ण सिंह कमेटी ने कहा कि संसद संविधान संशोधन कर सकती है, तो संसद की संविधान संशोधन की शक्ति पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए। देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन ओवर द अमेंडमेंट पावर द पार्लियामेंट। और इसीलिए आप देखोगे अगर स्वर्ण सिंह कमेटी की बात को, रिकमेंडेशन को भी याद करना हो तो आप 42nd अमेंडमेंट कहीं ना कहीं इसके जिक्र करेंगे। तो 42nd अमेंडमेंट में स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर ही लगभग 51 आर्टिकल में चेंज किया गया संविधान में। तो स्वर्ण सिंह कमेटी ने बड़ी सारी बातें कही थी, उसी में से एक कह दिया कि फंडामेंटल ड्यूटी भी भारत में होनी चाहिए। उसी में बात करी फंडामेंटल ड्यूटी होनी चाहिए, यहीं से फंडामेंटल ड्यूटी आई। तो जिस समय आई उस समय देखो स्वर्ण सिंह कमेटी ने क्या कहा था, जिसमें फंडामेंटल ड्यूटी की बात आई उस दिन स्वर्ण सिंह कमेटी ने क्या कहा था, जरा हम आपको बता दें। स्वर्ण सिंह कमेटी के द्वारा कहा गया था कि देयर शैल बी 8 फंडामेंटल ड्यूटीज। लेकिन हमारे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटी को जो अपनाया गया 42वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 51A नया भाग जोड़ा गया, 4A, यानी 4A नया भाग जोड़ा गया, 51A नया आर्टिकल जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन से। अब आप देखोगे स्वर्ण सिंह समिति ने क्या सुझाव दिया, उसमें कई बातों को तो माना गया। स्वर्ण सिंह समिति ने केवल 8 फंडामेंटल ड्यूटी की बात की थी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने केवल 8 फंडामेंटल ड्यूटी की बात की थी, लेकिन हमने फंडामेंटल ड्यूटी 10 अपनाया। 11वां तो आप जानते हो कि 86 अमेंडमेंट से आया है। 11वां फंडामेंटल ड्यूटी 86 में संविधान संशोधन से आया है। और आप देखोगे क्या क्या स्वर्ण सिंह कमेटी की बात नहीं मानी गई। 8 उन्होंने रिकमेंडेशन दिया था, 2 हमने कर दिया। तो इसमें दिया गया था पहला कि संविधान की रक्षा करें, तो ये बात तो हमने मान ली कि कॉन्स्टिट्यूशन रिस्पेक्ट आइडियल्स इंस्टीट्यूशन, ये सब, यानी कहीं भी देखो हमारा फंडामेंटल ड्यूटी क्या है कि दोस्तों संविधान है। अब संविधान बलि न दे, संविधान की संस्था है। अब देखो कई बार हमारे लोग फंडामेंटल ड्यूटी का पालन नहीं करते। जब देखो भाई इलेक्शन कमीशन ठीक नहीं काम करता, कभी देखो तो सुप्रीम कोर्ट पर हमला कर देंगे। क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी कहती है संविधान, उसके राष्ट्रगीत, इनका हम सम्मान करें, उनका हम सम्मान करें,
अच्छा, ये आपको हिंदी में मिल जाएगा दोस्तों, इसका सारा अनुवाद आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। तो दूसरी बात है, राज्य की संप्रभुता बनाए रखे। अब हमारे यहाँ कई बार आज़ादी का मतलब ये होता है कि लोग कहते हैं कि संप्रभुता ही तोड़ देंगे। अरे दोस्तों, राज्य रहेगा तभी तो बात बनेगी। आपने देखा होगा इसराइल में भी क्या हुआ है। इसराइल हमास के बीच वार में, वहां पे इसराइल में क्या हुआ कि वहां फौदा फौदा नामक एक मूवी में, या फौडा नामक मूवी में एक बड़ा जो हीरो था वो घायल हो गया है। क्योंकि वहां सैनिक सेवा करना ये राज्य का कर्तव्य है, नागरिकों का कर्तव्य है। भाई देश खतरे में आ जाएगा तो आपको सैनिक सेवा करना पड़ेगा। स्वर्ण सिंह ने भी कहा था कि क्यों न किया जाए कि मिलिट्री सर्विस लोगों को दिया जाए, यानी सैनिक सेवा में भी भागीदारी दी जाए। ये हमने नहीं जोड़ा। हमने कहा नहीं, राज्य की रक्षा की जाए, जब आवश्यकता हो तो राज्य की सेवा करे, लेकिन सैनिक सर्विस में भागीदारी की बात हमने नहीं कही। ये बात नहीं मानी। इन्होंने ये भी कहा था कि सांप्रदायिकता से दूर रहे। ये बात भी यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं जोड़ी गई कि सांप्रदायिकता से दूर रहे। मिलिट्री सर्विस की बात नहीं ली गई। दूसरी बात आप देखोगे यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक और बात है कि हिंसा से दूर रहे तो लिया गया है, सार्वजनिक संपत्ति को हमला न करें। इसे याद रखो बच्चों, जिन लोगों ने कहीं बस तोड़ा होगा, कभी रेल की खिड़की तोड़ी होगी, मेरे बच्चे ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत समझदार हैं। उन्होंने अपने फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लंघन किया। और खास बात यह है कि टैक्स देना, कर देना, टैक्स देना, ये भी उन्होंने सजेस्ट किया था। इस बात को भी स्वीकार नहीं किया गया। क्योंकि अब देखो दोस्तों, ओल्ड 76 में जब 42nd अमेंडमेंट के बाद जब ये संविधान संशोधन लाया गया तो उस समय हमारी जनता इतनी अमीर नहीं थी। तो अब लोगों से टैक्स कहाँ लेते, टैक्स देना। और आज भी देखो टैक्स देना तो एक बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो कि बिजनेस बहुत बड़ा करते हैं, टैक्स कम देते हैं। लेकिन ये भी नहीं मानी गई। अब आप देखोगे किन बातों को माना गया और किन बातों को थोड़ा जोड़ दिया गया। एक दो पॉइंट, स्वर्ण सिंह कमेटी ने 8 फंडामेंटल ड्यूटी को रिकमेंड किया था, फंडामेंटल ड्यूटी 10 जोड़ी गई। और आप देखोगे 10 जोड़ी में ये सब, अब आपको इस चीज को एकदम आराम से याद रखने की जरूरत है। जैसे स्टोरी बना के कि भाई जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रतीक है, राष्ट्रीय एकता अखंडता है, ये तो हमेशा हमें रक्षा करनी ही पड़ेगी। और केवल राष्ट्रीय एकता अखंडता नहीं, हमें सामाजिक विविधता, सामाजिक बहुलता। इसलिए आप देखोगे सांप्रदायिक शब्द का प्रयोग तो यहाँ नहीं किया गया, सैनिक सेवा का प्रयोग तो नहीं किया गया, फिर भी कहा गया हिंसा से दूर रहे। इसका मतलब मेरे बच्चों, मणिपुर में तो आप देखोगे हमने अपनी फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लंघन किया। हमारे लोग समाज में विषमता फैलाने के लिए जहर का काम करते हैं, ये फंडामेंटल ड्यूटी में रिस्ट्रिक्ट किया गया है, फंडामेंटल ड्यूटी में। तो आप देखोगे ये फिर इसलिए फंडामेंटल ड्यूटी में कहा गया कि हम ऐसी परंपराओं का परित्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के खिलाफ हों। इसका मतलब है कि समान नागरिक संहिता भी होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि हम सांप्रदायिकता न फैलाएं, ये हमारे फंडामेंटल ड्यूटी है। तो उसके बाद अपने प्राकृतिक पर्यावरण का, यानी कि लेक, नदियाँ, पर्वत, पहाड़, इन सब का भी संरक्षण करें। जबकि आप देखोगे हमारे यहाँ डीपीएसपी में केवल ये लिखा गया है कि हम पर्यावरण की रक्षा करें। पर्यावरण की रक्षा की बात डीपीएसपी में डाली गई 42nd अमेंडमेंट से। जनसंख्या नियंत्रण वाली बात तो नहीं डाली गई, लेकिन यहाँ पे और लिखा गया है कि यानी अगर हम बिला वजह किसी पेड़ काट देते हैं, नदी प्रदूषित कर रहे हैं। और हमारे जरा सोच के देखो दोस्तों, एक तरफ तो हम कहते हैं गंगा मैया है, और दूसरी तरफ उसी गंगा में फिर सारे गार्बेज डाल देते हैं। ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी का भी उल्लंघन है। तो उसके बाद वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, यानी फंडामेंटल ड्यूटी में क्या है, आपको राष्ट्र की रक्षा करना है। बात ध्यान रखने की है, सरकार की रक्षा की बात नहीं की जा रही है। फंडामेंटल ड्यूटी आपको सरकार के खिलाफ बोलने से मना नहीं कर रही है, लेकिन संप्रभुता, संविधान, इसके खिलाफ तो मत बोलिए। क्योंकि इससे दिख रहा है कि भाई फंडामेंटल ड्यूटी हमारे हमारे बोलने के अधिकार को सीमित नहीं कर रही है। और एक खास बात आप देखेंगे, अगर फंडामेंटल ड्यूटी
यानी राज्य के संविधान के प्रति है, संविधान के मूल्यों के प्रति है, सरकार के प्रति नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटी इज नॉट अगेंस्ट द फंडामेंटल ड्यूटी इज नॉट इनहांसिंग द पावर ऑफ गवर्नमेंट। तो कई बार लोग कहते हैं नहीं गवर्नमेंट की पावर बढ़ेगी। अरे भाई, संविधान संप्रभुता की रक्षा करना है, सरकार के खिलाफ तो कभी बोल सकते हैं। और दूसरी बात है, समाज के लिए भी फंडामेंटल ड्यूटी है, हमारे राज्य के प्रति दायित्व होने चाहिए, सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, और सबसे बढ़कर स्वयं के प्रति। इसलिए वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करें, साइंटिफिक टेम्परामेंट। और आप देखोगे दोस्तों, फिजिक्स पढ़ने वाले लोग भी कहते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया। ये साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं। जाति धर्म भाषा के आधार पर किसी का मूल्यांकन करना, ये साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है। वैज्ञानिक प्रवृत्ति का मतलब है वही किसी व्यक्ति को देखिए, उसके बाद ही उसका मूल्यांकन करिए, उसके बाद उसकी बात करिए। इसलिए और कहा भी गया है कि सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करें और अपने 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 जीवन में उत्कृष्टता की तरफ बढ़े। क्योंकि बच्चों, अगर हम अपने जीवन में उत्कृष्ट बढ़ेंगे तभी तो राष्ट्र को शक्तिशाली बनाएंगे। यानी एक एक हाथ अगर उठेंगे तभी भारत के 280 करोड़ हाथ होंगे। जरा सोच के देखिए। इसलिए कहा गया है, जहां और कौटिल्य ने कहा है, राज्य को शक्तिशाली बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? नागरिकों को शक्तिशाली बनाओ। और नागरिकों को शक्तिशाली बनाएंगे तो कर ज्यादा आएगा, टैक्स ज्यादा आएगा, और टैक्स ज्यादा आएगा तभी तो आप देखोगे, अगर नागरिक जिस राज्य की सुरक्षा करे उससे कोई सेना भी नहीं हरा सकती। ये हमने 11 फंडामेंटल ड्यूटी को रख दिया, लास्ट में 86 जोड़ी गई, क्योंकि कहा गया कि जो हमारे पेरेंट्स हैं उनका भी एक ड्यूटी है कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करवाएं। तो इसे फंडामेंटल राइट में भी लिखा गया कि जो 6 साल से 14 साल के बीच में, यानी ये किसी भी पिता का, किसी भी गार्डियन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध करवाए। ये उसकी गारंटी, ये नहीं कि बच्चों को काम पे लगा दे। ये पेरेंट्स की भी ड्यूटी है। ये 11 फंडामेंटल ड्यूटी हमारे संविधान में 42nd अमेंडमेंट से जोड़ी गई, जो संविधान के प्रति भी है, मूल्यों के प्रति है। और आप देखोगे एक नज़र इस पर होनी चाहिए, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्या करता है कि 1-2 फंडामेंटल ड्यूटी पूछ देगा तो कहेगा इसमें 4 में से क्या सही है, क्या गलत है। ये भी आपको इन्फॉर्मेटिव सवाल है। ऐसी बातें याद होनी चाहिए। कई बार होता है कि ऐसी बेसिक बातें हम याद नहीं कर पाते, वो हमें याद होना चाहिए। अब इसको आवश्यकता याद करने की नहीं है। स्वर्ण सिंह कमेटी ने जो कहा था वो तो बात अलग हो गई। आज की डेट में जो संविधान में है उसको हमें याद करना चाहिए। लेकिन फंडामेंटल ड्यूटी और कैसे आगे बढ़ गई दोस्तों? अब देखो, जिस समय फंडामेंटल ड्यूटी को इंक्लूड किया गया था उस समय तो अच्छा, ये दोनों पीपीटी बच्चों को भेज दीजिएगा ना। जिस समय फंडामेंटल ड्यूटी इंक्लूड किया गया था उस समय तो लोगों ने बड़ी आलोचना की थी। आलोचना इसलिए किया कि देखो, एक तरफ तो मैडम ने आपातकाल लगा रखा है, दूसरी तरफ बता रहे हैं कि ड्यूटी क्या है लोगों की। ये तो बेकार की बात हो गई। यानी पहले सरकार को अपनी ड्यूटी पता होना चाहिए। कई लोगों ने आलोचना की, ये लो भैया, सरकार की ड्यूटी है। सरकार की ड्यूटी क्या थी? डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करना, लोगों को पढ़ाना लिखाना रोजगार देना। पढ़ाया नहीं, लिखाया नहीं, रोजगार नहीं दिया, और कह दिया कि साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप करो। कैसे करेंगे? यानी तो उल्टी बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कई लोग आलोचना करते थे, लेकिन आज डीपीएसपी का आलोचना नहीं की जाती, क्योंकि संविधान की समीक्षा के लिए बच्चों 2 कमीशन हमारे बैठे हैं, दोनों इंपॉर्टेंट है। अभी तक केवल 2 कमीशन संविधान की समीक्षा के लिए है। पहला स्वर्ण सिंह कमेटी और दूसरा वेंकटचलैया कमीशन 2000 में। तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार थी, 2000 में फिर ये बात पूछी गई। वेंकटचलैया कमीशन ने को भी यही काम दिया गया कि संविधान में क्या क्या बदलाव हो सकता है, जो काम स्वर्ण सिंह कमेटी को दिया गया था। बस स्वर्ण सिंह नेता थे, मिनिस्टर थे, और वेंकटचलैया जस्टिस थे। इसलिए हम उसको कमेटी कहते हैं, इसको आयोग कहते हैं। जो जजेस के द्वारा लीड होगा वो कमीशन कहलाएगा, आयोग कहलाएगा। और देखोगे इसके मेंबर कितने थे? 10, और 2000 में बनी, और ये आपको पीडीएफ मिल ही जाएगा। और इस 10 मेंबर वाली कमेटी को ये कहा गया था, आप बताओ क्या क्या संविधान बदलाव करोगे। तो दोस्तों, इससे भी पूछा गया था, तो इन्होंने भी कहा भाई संसदीय शासन रहना चाहिए। इन्होंने तमाम रिकमेंडेशन दिए। उन्होंने कहा मंत्रालयों की संख्या को सीमित किया जाए,
तमाम रिकमेंडेशन, अनुच्छेद 356 के मिसयूज को रोका जाए, तो रिकमेंडेशन तमाम दिए हैं जो अलग अलग अध्याय में बात भी करेंगे। लेकिन उसमें इन्होंने ये भी कहा, क्योंकि हमारा काम है फंडामेंटल ड्यूटी की बात करना है, क्योंकि रिकमेंडेशन तो इनके अलग अलग आए। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटी की बात फिलहाल बात करें, इन्होंने वेंकटचलिया कमीशन ने, जिसे ये कहा गया संविधान समीक्षा आयोग, नेशनल कमीशन फॉर रिव्यूइंग ऑफ वर्किंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, नेशनल कमीशन ऑफ रिव्यूइंग ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो इस कमीशन ने तो ये भी कहा कि कुछ फंडामेंटल राइट में भी कुछ चीजें आर्टिकल 21 में जोड़ा जाए, फंडामेंटल ड्यूटी में जोड़ा जाए। तो रिकमेंडेशन हर चैप्टर के लिए किया। और इसी से देखिए नेशनल कमीशन यानी एनसीआर, जैसे दिल्ली में एनसीआर नेशनल कैपिटल रीजन, यहाँ होगा नेशनल कैपिटल टेरिटरी। एनसीआर में वर्ल्ड कप हो रहा है, WC, ये एसोसिएट लर्निंग है। नेशनल कमीशन फॉर रिव्यूइंग ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान के कार्यकरण की समीक्षा का आयोग। वेंकटचलिया आयोग को क्या कहा जाता है? संविधान के कार्यकरण की समीक्षा का आयोग। इसका मतलब है ये केवल फंडामेंटल ड्यूटी के लिए नहीं बना था, पूरे संविधान को ओवरव्यू करने के लिए बना था, जो अलग अलग पार्ट में कहीं कहीं इसका उल्लेख भी करेंगे हम। इसमें फंडामेंटल ड्यूटी की बात क्या कही, तो इन्होंने क्या कहा फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में? इन्होंने कहा कि वेंकटचलिया कमीशन ने कहा कुछ चीजें फंडामेंटल ड्यूटी में जोड़ दी जाए, जैसे वेंकटचलिया आयोग ने फिर वही बात कही, क्या फंडामेंटल ड्यूटी में जोड़ दिया जाए? कर देना, पेइंग टैक्सेस, और क्या होना चाहिए? मतदान, यानी वोटिंग करना भी, पेइंग टैक्सेस और वोटिंग करना भी शामिल होना चाहिए। यानी हम केवल शिकायत करते रहते हैं, ये ठीक नहीं है, वोटिंग को भी हम फंडामेंटल ड्यूटी बना दें। और जो उद्योग में काम करने वाले लोग हैं, जो उद्योगों की जिम्मेदारी है कि उद्योग में काम करने वाले बच्चों की, कर्मचारियों की शिक्षा को प्रदान कराया जाए। तो यहाँ शिक्षा की बात भी थी, बच्चों की शिक्षा की बात थी, और ख़ास तौर पर उन बच्चों की शिक्षा की बात थी जो जिम्मेदारी इंडस्ट्रीज को दी गई, इंडस्ट्रियल सेक्टर को दी गई कि वो उद्योग में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चों को शिक्षा प्रदान करे। वेंकटचलिया कमीशन ने कहा ये भी फंडामेंटल ड्यूटी में शामिल किया जाए, लेकिन आप जानते हो कमीशन के रिकमेंडेशन बाध्यकारी तो होते नहीं, कंपल्सरी होते नहीं। हाँ, 86 अमेंडमेंट में फंडामेंटल ड्यूटी में 11वां बढ़ गया, लेकिन बाकी दो को शामिल नहीं किया गया। अभी टैक्स पे करना ये शामिल नहीं है, और शिक्षा प्रदान करना इंडस्ट्रियल लोगों को, यानी जो रिलायंस में, अदानी में काम कर रहे हैं उनके कर्मचारियों को शिक्षा दिया जाए, ये भी फंडामेंटल ड्यूटी में नहीं है अभी। और दूसरी बात ये हुई कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने ही 1999 में ये बात, यानी जस्टिस JS वर्मा कमेटी बनाई, जस्टिस JS वर्मा कमीशन बनाया, जिससे ये पूछा गया, JS वर्मा कमीशन बनाया गया जिससे ये पूछा गया कि बताइए फंडामेंटल ड्यूटी को कैसे बाध्यकारी बनाया जाए। इसका मतलब है दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटी भी DPSP की तरह है, ये बाध्यकारी नहीं है, वाद योग्य नहीं है। आप कहोगे सर ये बताओ, जब फंडामेंटल ड्यूटी वाद योग्य है ही नहीं है, जस्टिसेबल नहीं, इसका महत्व क्या है फिर? तो जस्टिस JS वर्मा कमीशन ने कहा कि कैसे इसको फैलाया जाए, लोगों को फंडामेंटल ड्यूटी के बारे में बताया जाए, जिससे आम लोग सब जाने। लेकिन सवाल ये है कि अगर फंडामेंटल ड्यूटी वाद योग्य नहीं है, इसका मतलब है आप सरकार को सीमित कर नहीं सकते या किसी व्यक्ति को सीमित नहीं कर सकते। यानी आप ये नहीं कर सकते कि अगले व्यक्ति ने अपनी ड्यूटी का पालन नहीं किया, या किसी विधि का उल्लंघन, किसी विधि के उल्लंघन के आधार पे कोर्ट में नहीं जा सकते कि भाई इस लॉ से फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन हो रहा है। यही तो आबादी वगैरह मतलब होता है।
इसका मतलब फंडामेंटल ड्यूटी का नेचर क्या है, प्रकृति क्या है, अवाद योग्य है, नॉन जस्टिसेबल है, नॉन इन्फोर्सेबल है, ये अवाद योग्य है, गैर बाध्यकारी है, नॉन इन्फोर्सेबल है। इसी को और हिंदी में कहा जाए तो ये गैर अधिशास्तिपूर्ण है। बाध्यकारी का बड़ा सटीक, बहुत विशुद्ध हिंदी है, ये गैर अधिशास्तिपूर्ण है, नॉन इन्फोर्सेबल है। इसका मतलब क्या हो गया, हम न्यायालय में नहीं जा सकते इसे लागू कराने के लिए, नो बडी कैन अप्रोच जुडिशरी, हम न्यायालय में जा नहीं सकते इसे लागू कराने के लिए, और किसी विधि को चुनौती नहीं दे सकते, किसी विधि को चुनौती नहीं दे सकते। वी कैन नॉट चैलेंज एनी लॉ, किसी विधि को चुनौती नहीं दे सकते, इसके द्वारा फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लंघन किया गया है। इसका मतलब है कुल मिला के फंडामेंटल ड्यूटी का स्वभाव बिल्कुल डीपीएसपी जैसा है, इसलिए फंडामेंटल ड्यूटी नैतिक है। ठीक है, नैतिक है, आप फंडामेंटल ड्यूटी करिए, नहीं मान रहे हैं कोई बात नहीं है। तो आप कहेंगे सर कोई वैधानिक महत्व है, इसलिए लास्ट में आपको बता दें कि फंडामेंटल ड्यूटी फिर उपयोगिता क्या है भाई, अगर यही नैतिक ही है तो व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी की उपयोगिता है क्या, क्योंकि इसका नेचर कैसा है, मॉरल। क्योंकि फंडामेंटल ड्यूटी अगर नैतिक है, मॉरल है, इसका मतलब है भाई ये हमारी कंसाइंस पे है, माने ना माने। लेकिन दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटी इंप्लीमेंट कराने के लिए हम कोर्ट में नहीं आ सकते, न किसी लॉ को चैलेंज कर सकते हैं कि इस आधार पर एक फंडामेंटल ड्यूटी के खिलाफ है। इसका मतलब है मान लो कि भाई सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को हमने क्यों चैलेंज किया है कि फंडामेंटल राइट के खिलाफ है, इसलिए वाद योग्य है, इस बात को हम चैलेंज कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी इसका महत्व क्या है, न्यायपालिका ने फिलहाल इसका महत्व बढ़ाया है, क्योंकि मान लो कि हम आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 226 में मूल अधिकार की रक्षा के लिए तो न्यायपालिका में जा सकते हैं। तो मान लो कोई व्यक्ति मूल अधिकारों की रक्षा के लिए उच्चतम न्यायालय गया है और वो कह रहा है कि हमारे आवागमन के अधिकार को सीमित किया जा रहा है, वो कह रहा है कि हमारा राइट टू मूवमेंट जो आर्टिकल 19 का पार्ट है उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। लेकिन न्यायपालिका ने यह भी देखा उस व्यक्ति ने तिरंगा जलाया है, उसने ये भी देखा कि उसने तिरंगा जलाया है या उसने हिंसा की है, रेलवे को जला दिया है, उसने रेलवे कोच को जला दिया है। अब जरा देखो, इसका मतलब है अब सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, इसका मतलब है फंडामेंटल ड्यूटी जस्टिसेबल नहीं है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट देखती है एक व्यक्ति अपना फंडामेंटल राइट की रक्षा करने के लिए आ रहा है कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट तो फंडामेंटल राइट है, लेकिन क्या किसी को, किसी ट्राई कलर को, तिरंगे को क्या जलाने का अधिकार है? इफ somebody is burning our national flag या somebody is burning the rail coach, अरे दोस्तों ट्रेन को बर्निंग ट्रेन मत बनाओ, और बर्निंग ट्रेन बनाए इसका मतलब हमने फंडामेंटल ड्यूटी का वायलेशन किया। तो क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को देखेगा, नहीं देखेगा? तो उत्तर है बिल्कुल देखेगा। इसे आप याद रखो, फंडामेंटल ड्यूटी ने फंडामेंटल राइट्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा रखा है, फंडामेंटल ड्यूटी के कारण भी मूल अधिकार सीमित हुआ। ये मूल फंडामेंटल ड्यूटी क्या कर रही है, मूल अधिकारों को सीमित कर रही है। फंडामेंटल ड्यूटी इज लिमिटिंग द फंडामेंटल राइट। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अगर देखा इट इज अ पुटिंग सम लिमिटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट, यानी फंडामेंटल ड्यूटी इज पुटिंग अ लिमिटेशन।
लिमिटेशन ओवर फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल ड्यूटी कैसे फंडामेंटल राइट को लिमिटेशन कर रही है? क्योंकि अगर न्यायालय ने देखा किसी व्यक्ति ने अपने मूल अधिकार, मूल कर्तव्य का उल्लंघन किया, उसके मूल अधिकार को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा, सीमित कर दिया जाएगा। इसलिए आप देखोगे दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटी का ये इंपॉर्टेंस है। इसलिए किसी भी समझदार व्यक्ति को ट्रेन जलाना, हिंसा करना, सांप्रदायिक दंगे फैलाना नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये फंडामेंटल ड्यूटी के खिलाफ है। दोस्तों यही केवल है फंडामेंटल ड्यूटी का मामला, यही फंडामेंटल ड्यूटी का मामला है। अब सारे बच्चे सवाल पूछ सकते हैं। अब जरा बच्चों सवाल पूछ लो। अब जरा अब सवाल पूछ लो कि फंडामेंटल ड्यूटी के सवाल क्या है। अब किसी बच्चे ने पूछा है जज सचिव में कौन बड़ा है? अरे मेरे बच्चे देखो, अब कंपैरिजन कई बार सूर्य चंद्रमा के बीच तुलना नहीं कर सकते, अपने अपने पावर है। फिर भी एक लाइन में कहोगे भाई जज चूंकि लॉ का जानकार है तो कई मामलों में वो बड़ा है, कई मामलों में अरे पैसा तो सचिव के पास होता है, डिसीजन। अब मान लो किसी व्यक्ति को नौकरी नहीं है विश्वविद्यालय में, तो वो अगर शिक्षा मंत्री के सचिव को जानता है, शिक्षा मंत्रालय के, तो वहाँ नौकरी ले सकता है। हो सकता है जज ये काम न कर पाए। दोनों के अपने अपने पावर होते हैं। किसी बच्चे ने पूछा एडीएम जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला केस में 21 का विस्तार किया कि सीमित किया गया? नहीं बच्चे, 21 का विस्तार नहीं किया गया था इसमें, बल्कि 21 को सीमित ही कर दिया गया था। मूल कर्तव्य 11 क्यों जोड़ा गया था? भाई 11 इसलिए जोड़ा गया क्योंकि अब राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट भी हो गया। तो राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट हो गया 21A के द्वारा। ये बात तो पेरेंट्स को बताई जाए कि भाई वो भी अपने बच्चों को स्कूल भेजे। सर मूल तत्व के बारे में क्या बताए थे? किसका मूल तत्व बच्चे? जब किसका मूल तत्व पूछ रहे हो? आयोग और समिति में क्या अंतर है? अरे मेरे सीधे, आयोग का मतलब होता है जो वैधानिक होता है, जो जज के द्वारा हेड होता है। समिति का मतलब है कोई भी हो सकता है। किसी बच्चे एजुकेशन राइट प्रेजेंट इन फंडामेंटल राइट डीपीएसपी? यस, फंडामेंटल राइट में भी है, डीपीएसपी में भी है एजुकेशन का राइट, और अभी तो फंडामेंटल ड्यूटी में भी आ गया। हाँ, ये सारा आपको पीडीएफ मिल जाएगा। बिल्कुल, आपने शायद डीपीएसपी वाला पीडीएफ भी भेज दिया है ना? सारा पीडीएफ मिल जाएगा, पीडीएफ के लिए चिंता मत करो। सर क्लास नोट्स बाद में समझ नहीं आता है तो अब देखो, क्लास नोट्स के लिए साथ थोड़ा लिख लिया करो जो जो हम बोलते हैं। थोड़ा जब मतलब क्लास, जैसे अभी आपने क्या किया कि लिखा, उसके बाद क्या कि घर में जाके थोड़ा विस्तार कर लिया। किसने कहा अग्निवीर योजना फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित है? बिल्कुल है बच्चों। भाई फंडामेंटल ड्यूटी का मतलब है कि देखो, सेना में भागीदारी करना है तो आपका अधिकार है, लेकिन अब ट्रेन जला देना ये फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लंघन है। हाँ बिल्कुल, हिंदी में आपको मिल जाएगा। किसी का फंडामेंटल राइट का उल्लंघन जो हो सकता है, फंडामेंटल राइट का उल्लंघन करे तो जेल हो। नहीं नहीं, एक बात याद रखना, तो जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी, खिलाफ कार्यवाही होगी। अब जेल जाना न जाना कंडीशन पे डिपेंड करता है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए तो सजा क्या देगी? केवल मूल कर्तव्य। देखो बच्चों, आज की डेट में मूल कर्तव्य है तो अवाद योग्य, लेकिन न्यायपालिका भी इसको इम्प्लीमेंट करता है। सबसे बड़ी बात है, हमारे देश में ऐसे ऐसे कानून है, पर्यावरण की रक्षा का अलग कानून आ गए, महिलाओं के अधिकार का अलग कानून आ गए। इसे सच मानो, व्यवहार में अगर देखो तो फंडामेंटल ड्यूटी भी बाध्यकारी है। फिर हमने कहा व्यवहार में, लेकिन पीटी में कभी भी आएगा कि बात आप याद रखना, फंडामेंटल ड्यूटीज नॉट इन्फोर्सेबल, नॉट बाइंडिंग। लेकिन व्यवहार में तो आप देखोगे आज के डेट में कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी का उल्लंघन हम कर रहे हैं, किसी न किसी केस का उल्लंघन कर रहे हैं। स्वर्ण सिंह समिति बता, स्वर्ण सिंह समिति मैंने बेसिक बात बता दी, आगे भी चल के कई पार्ट में और आपको 40 सेकंड में बताएंगे, वही बताएंगे। इसी बच्चों ने बिल्किस केस क्या है? अरे बच्चों, प्रेसिडेंट के आने दो, राष्ट्रपति गवर्नर के क्षमादान की शक्ति मैं आपको बता दूंगा। इसे बच्चे ने पूछा आर्टिकल 13(3)(6)(8) कंपेरिजन में करूंगा, आगे आने दो, संविधान संशोधन आएगा मैं करूंगा आपको। इसी बच्चे ने पूछा स्वर्ण सिंह समिट कमेटी ने पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में क्या बोला? पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में कहा कि सरकार को डीपीएसपी में इसको शामिल करना चाहिए।
ये सरकार ने शामिल नहीं किया। किसी बच्चे ने पूछा लोकतांत्रिक सिद्धांत से क्या मतलब है? अरे लोकतांत्रिक सिद्धांत का मतलब है सहमत की सरकार, जनता की सरकार, जनता की इच्छा की सरकार, उत्तरदायी सरकार। निर्वाचन विवाद का मतलब होता है कि मान लो कि कोई एक आदमी लोकसभा का चुनाव जीत गया और लोकसभा के चुनाव जीतने पर जो जो हार गया, जो अपोजिशन का प्रत्याशी है, वो कह रहा है कि आपने चुनाव गलत तरीके से जीता। इसे कहते हैं निर्वाचन का विवाद, इलेक्टोरल डिस्प्यूट। यानी जो चुनाव जीता है उसके खिलाफ जो हारे हुए लोग हैं विवाद कर सकते हैं, इसे कहते हैं निर्वाचन का विवाद। किसी बच्चे ने पूछा है कि जो पीडीएफ हमने भेजा है वो पर्याप्त है? हाँ बच्चे, पर्याप्त है, ऐसा कोई समस्या नहीं है, उसको देख लो। एक ही चीज बार बार पढ़ो, बहुत ज्यादा चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये सब संशोधन याद करना है? याद कुछ भी नहीं करना है मेरे बच्चों, समझना है। एक बार अच्छे समझ लो, एक बार रिवीजन कर लो, जितनी जी चीज जरूरत की होगी याद हो जाएंगे। करारदारी को शामिल करने का, हाँ शामिल करने का सुझाव दिया था, क्योंकि हमारे पापा परेशान कर दिया, बोलते हैं कि अब तुम शादी कर लो। अरे मेरे बच्चे, शादी मत करो, अभी पढ़ो अच्छे से। डिफेंडिंग कंट्री इन मिलिट्री सर्विस, हाँ देखो, अब डिफेंडिंग कंट्री का मतलब होता है ठीक है अपने देश की रक्षा करेंगे। अब देश की रक्षा करने का मतलब होता है मिलिट्री शासन ही नहीं होता। अच्छा, किसी बच्चे संसदीय शासन, कल से चैप्टर शुरू होगा संसदीय शासन का ही, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब हम देखेंगे संसदीय शासन। किसी बच्चे ने कहा मूल कर्तव्य को कौन लागू करता है? अरे मेरे बच्चे, मूल कर्तव्य को लागू कराने का अगर अधिकार होगा तो न्यायालय के पास होता है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने मूल फंडामेंटल राइट का उल्लंघन किया है तो फिर मूल कर्तव्य को लागू कराया जाएगा। किसी बच्चे ने पूछा सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र क्या है? तो मेरे बच्चे, सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है जाति धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। आर्थिक लोकतंत्र का मतलब क्या है कि सबके पास छोटा घर होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, थोड़ी आजीविका होनी चाहिए, इसे कहते हैं आर्थिक लोकतंत्र। सामाजिक लोकतंत्र का मतलब है जाति धर्म के आधार पर भेदभाव न किया जाए। आर्थिक लोकतंत्र का मतलब है कि सभी के साथ कुछ न्यूनतम आर्थिक जरूरतें पूरी हों। किसी बच्चे ने पूछा अधिकरण क्या है? सब हम न्यायपालिका साहब को बता देंगे। अभी तो हमने केवल फंडामेंटल ड्यूटी पढ़ाई है बच्चों, आगे सब ट्रिब्यूनल क्या है ये सब आपको बताएंगे। व्यवस्थापिका क्या है कल आपको बताएंगे। व्यवस्थापिका क्या है? विधायिका का ही दूसरा नाम होता है व्यवस्थापिका, लेजिस्लेचर का दूसरा नाम होता है व्यवस्थापिका। ये बच्चे ने कहा आप हमारा क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं। अरे मेरे बच्चों, सबका क्वेश्चन देख रहे हैं, आप चिंता मत करो। जस्टिस जीएस वर्मा, अरे बड़े ईमानदार हमारे यहाँ जज थे, बहुत अच्छे जज थे जस्टिस जीएस वर्मा। अब पूरी फैमिली, अरे मेरे बच्चों इतना जल्दी दिमाग खराब मत करो, दिमाग को बिल्कुल अभी प्योर रखो। अच्छा, किसी बच्चे ने पूछा पॉलिटी गवर्नेंस में क्या फ़र्क है? अरे मेरे बच्चे, गवर्नेंस का मतलब होता है सरकार के साथ प्राइवेट सेक्टर, सरकार के साथ एनजीओ, सबका अध्ययन कर लेना गवर्नेंस। यानी गवर्नेंस का मतलब है एनजीओ, प्राइवेट, सरकार, सबको गवर्नेंस है। पॉलिटी में सामान्यतः हम सरकार के साथ उसके व्यवहारिक पक्षों को देखते हैं। पॉलिटी में अध्ययन सरकार का अधिकार ज़्यादा होता है। वोट डालने का अधिकार मेरे दोस्तों लीगल है, वैधानिक है, वैधानिक। अच्छा, इज डिसरिस्पेक्टिंग तिरंगा इज ए क्रिमिनल ऑफेंस? हाँ, अभी तो हमारे यहाँ कोड बना दिया गया है कि नेशनल फ्लैग का आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए कहा भी जाता है कि व्यवहारिक रूप में देखा जाए तो मूल कर्तव्य का उल्लंघन अगर करेंगे तो हमारे खिलाफ कई केसेस हो सकते हैं। सैद्धांतिक रूप में वो आवाद योग्य है। किसी बच्चे ने पूछा 31C क्या है? अरे 31C से ये कहा गया कि आर्टिकल 39BC जो फंडामेंट डीपीएसपी का पार्ट है वो अपने आप में इम्पॉर्टेंट होगा, उसके आधार पर 14, 19, 31 का उल्लंघन किया जा सकता है। किसी ने कहा रूस में फंडामेंटल ड्यूटी, अरे मेरे बच्चों जितने भी समाजवादी देश हैं वहाँ फंडामेंटल ड्यूटी खूब होती है। इसलिए लोकतांत्रिक देशों में देखोगे तो हॉलैंड और जापान दो ऐसे देश है जहाँ फंडामेंटल ड्यूटी है। बाकी तो समाजवादी से वियतनाम, सब जगह फंडामेंटल ड्यूटी है। रूस, चाइना,
किसी बच्चे ने पूछा हटा दिया, नहीं नहीं, आर्टिकल 31C है, आर्टिकल 31D हटा दिया गया है बच्चों। किसी ने पूछा एनसीईआरटी कैसे पढ़े, अरे दोस्तों जैसे से मैं पढ़ रहे आराम से पढ़ो, हल्के हल्के। किसी ने पूछा FRBM क्या एक्ट है, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये एक्ट है, ये इकोनॉमी वाले सर से पूछ लेना कि कैसे फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी और बजट मैनेजमेंट एक्ट है। संसदीय शासन कल से शुरू होगा। हाँ, आज के लिए दोस्तों, अब आज के लिए इतना ही, कल से नया टॉपिक कल से शुरू होगा। नॉन जस्टिसेबल मीन्स का मतलब है, अरे बच्चों जिसके, जो नॉन जस्टिसेबल का मतलब है जिसे लागू कराने के लिए आप कोर्ट में नहीं आ सकते पहला, और नॉन जस्टिसेबल का मतलब है जिसके उल्लंघन के आधार पर उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते दूसरा। सिर्फ फंडामेंटल ड्यूटी की संविधान संशोधन, नहीं 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 नहीं, 42nd अमेंडमेंट में 51 आर्टिकल बनाया था। तो हमारे ऋतिक ऋतिक ने पूछा है, मैंने बता दिया। कोई सरकार दूसरे सरकार द्वारा बनाई गई लॉ को खत्म कर सकता है, अरे हाँ एकदम खत्म कर सकता है बच्चों, खत्म कर सकता है। कश्मीर में फंडामेंटल राइट्स पहले क्या थी बिफोर, अरे कश्मीर में फंडामेंटल राइट्स थे लेकिन थोड़े कम थे वहां पे, जैसे रिजर्वेशन वगैरह के फंडामेंटल राइट नहीं थे, अब वहां वो भी लागू किया जा रहा है। 124A क्या है सर, मैंने आपको बता रखा है, ये बाकायदा ये किस तरीके की बात करता है कि कंटेम्प्ट, या एक तरीके से डिफेमेशन, मान्य हानि, यानी कोई किसी को गाली न दे, कोई किसी को धमकाए नहीं, और देशद्रोह की बात होती है। डीपीएस में सामाजिक आर्थिक शब्द का प्रयोग नहीं है डीपीएस में, अरे है मेरे दोस्तों, डीपीएसपी में सामाजिक आर्थिक न्याय की बात तो है डीपीएसपी में। अच्छा, एफडी तो अनिवार्य नहीं है, राज्य की शक्ति में वृद्धि कैसे होगी, अरे मेरे दोस्तों राज्य की शक्ति में वृद्धि कैसे हो जाती है, अब न्यायपालिका में आप जाओगे तो आपके फंडामेंटल राइट सीमित हो गए ना, फंडामेंटल ड्यूटी कारण। किसी का जो संविधान जरा उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, लेकिन वो व्यवहार में होती है क्योंकि हमारे यहाँ और भी कानून है। 31D क्या है, अरे मेरे बच्चे मैंने कल बता दिया था, 31D अब नहीं रहा, जो 42वें संविधान संशोधन से लाने का प्रयास किया गया था, जिसको मिनर्वा मिल्स केस में रद्द कर दिया गया। कल होगा संसदीय शासन मेरे बच्चे, कल संसदीय शासन होगा। वैधानिक अधिकार है, जो संसदीय विधि से अधिकार मिलता है वो अधिकार वैधानिक है, जो भाग 3 से मिलता है फंडामेंटल राइट है। किसी ने पूछा लक्ष्मीकांत जरूरी है, एकदम जरूरी है, जरूरत ही नहीं लक्ष्मीकांत की, क्यों परेशान हो, लैंग्वेज इतना टफ है, इतना टफ लैंग्वेज क्यों पढ़ोगे। संविधान का, किसी पूछे कि सर जो संविधान का उल्लंघन करे तो उस पर उस पर केस हो सकता है ना। हाँ, जो संविधान का मतलब है डीपीएसपी का नहीं, फंडामेंटल डीपीएसपी का नहीं, फंडामेंटल ड्यूटी का नहीं, बाकी चीजों का। सर जी भारतीय न्याय संहिता रूल चेंज हो जाएंगे क्या, रूल तो ज्यादा चेंज नहीं है, थोड़े चेंज है, नाम ज्यादा चेंज है। तो ठीक है बच्चों, अब अच्छा मेंस में कैसे प्रश्न आ सकता है, देखो फंडामेंटल ड्यूटी का प्रश्न तो अभी मेंस में आया नहीं, आगे संसदीय शासन आपको बता देंगे, तो उसमें फंडामेंटल ड्यूटी राइट, और देखो अरे दोस्तों निष्कर्ष ये लिखोगे फंडामेंटल ड्यूटी और राइट एक दूसरे के पूरक हैं। इसे गांधी ने कहा था, अगर हर व्यक्ति अपने ड्यूटी का पालन करे तो फंडामेंटल राइट के लिए डिबेट होगा ही नहीं। किसी ने पूछा कि आपका बुक बहुत सा बच्चों पढ़ लेना अच्छे से, तो एकदम कहानी की तरह आपको याद हो जाएगा। अच्छा बाकी क्लास कब स्टार्ट होगी आपको बता दिया जाएगा, एक बार जो पढ़ाया जा रहा है वो तो पढ़ लो मेरे बच्चों। और जो किसी बच्चे ने समान नागरिक संहिता, अरे मेरे बच्चों मैंने बता दिया था, पढ़ भी लो यार, प्रीलिम्स क्वेश्चन आगे आपको, प्रीलिम्स क्वेश्चन आपको मंगा देंगे तो सॉल्व करा देंगे आपको।
ठीक है दोस्तों, फिर आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।